हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पीडिया। आई एम जितेंद्र त्यागी। आप सभी इंतज़ार कर रहे थे CCMT का। एक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि CCMT हैज़ अपलोडेड इन्फॉर्मेशन बाउचर। ओके, सो नाउ यू कैन रीड द इन्फॉर्मेशन बाउचर and very soon they will announce the schedule also. Okay, when you can apply for CCMT, when you can fill the form, when you can fill the choices. So this activity will be uploaded very soon because they have mentioned on the website that it is coming soon, right? So एक आज में या कल में, ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट? अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी ब्राउचर अवेलेबल हो चुका है वहाँ पे वेबसाइट पे, उसको आप रीड कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वीडियो कुछ जनरल पॉइंट्स मैंने लिए हैं, बाकी आगे मैं सेशन कंडक्ट करूँगा जिसमें आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है और सारी चीज़ें, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी एक्टिविटी होंगी वी विल डिस्कस ऑल दोज एक्टिविटीज़। अभी कुछ बेसिक चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ CCMT के बारे में, राइट? सो CCMT 2024 का जो ब्राउचर है वो अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और जो इसको कंडक्ट कर रहा है इस बार वो है जो NIT सूरत है, राइट? लास्ट टाइम NIT कुरुक्षेत्र सर ने किया था शायद, उसके पहले जयपुर ने किया था, तो अभी NIT सूरत जो है वो इसका मेन ऑर्गेनाइजर है, कोऑर्डिनेटर भाई NIT सूरत, राइट? सो सबसे पहले CCMT का जो फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है, वो किस लिए किया जाता है? फॉर MTech एडमिशंस इन डिफरेंट NITs, डिफरेंट IIITs, different CFTI, okay, and IIST Shivpur. There are many colleges who give admission in MTech programs on the basis of CCMT. Okay, your gate score and through CCMT. Okay, तो जैसे IITs में क्या है कि आपको कोप पे रजिस्टर करना है, लेकिन सभी IITs में डिफरेंट फॉर्म फिल करना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी भी NITs हैं उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है CCMT, वहीं पे आपको एक सिंगल फॉर्म भरना है, उसी में अपनी चॉइस फिलिंग करनी है और अलॉटमेंट आपको डिफरेंट जो भी कॉलेज मिल रहे होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है? तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। सो ए कैंडिडेट टू बी एलिजिबल फॉर MTech प्रोग्राम और M आर्किटेक्चर प्रोग्राम और M प्लानिंग प्रोग्राम, ओके, मस्ट हैव ए वैलिड गेट स्कोर ऑफ 22, 23 और 24। तो यहाँ पे जो CCMT में एडमिशंस होते हैं ये विदाउट गेट नहीं होते, ये गेट के बेसिस पे होते हैं, राइट? अगर कोई NIT विदाउट गेट एडमिशन देना चाहता है तो वो अपना अलग से फॉर्म निकालते हैं, जैसे NIT कालीकट का निकला हुआ था, वारंगल का निकला हुआ था, सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में वो अलग से एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? NIT जालंधर का भी ओपन है, जैसे वो डिफरेंट प्रोसीजर है। CCMT में गेट कंपलसरी है, अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं 22, 23 या 24, only then you can register in CCMT. ओके, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। एंड सेकेंड इज परसेंटेज रिक्वायरमेंट, CGPA रिक्वायरमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो CCMT में अप्लाई करने के लिए क्वालिफाइंग डिग्री जो आपकी है, जैसे BTech होता है जो, ठीक है ना? सो क्वालिफाइंग डिग्री कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 6.5 CGPA ऑन ए 10 पॉइंट स्केल। ओके, ये नोट कर लीजिए कि 10 के स्केल पे आपका 6.5 CGPA होना चाहिए मिनिमम, या परसेंटेज में अगर आपका रिजल्ट है तो 60% फॉर जनरल या EWS या OBC कैटेगरी, इनके लिए 60% का क्राइटेरिया है। और जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं या PWD हैं उनके लिए CGPA आपका कितना चाहिए? 6 CGPA चाहिए, और परसेंटेज में कितना चाहिए? 55% चाहिए। ओके, सो परसेंटेज CGPA रिक्वायरमेंट यहाँ पे नोट कर लीजिए। एंड द अबव मेंशन्ड CGPA और परसेंटेज शुड बी अवार्डेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मीन्स आपकी जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया होगा आपके डिग्री में, मार्कशीट में, फाइनल मार्कशीट में, वही परसेंटेज या CGPA एक्सेप्ट किया जाता है, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ओनली प्राइमरी मोड ऑफ एवेल्युएशन, ओके, एज मेंशन्ड इन द क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और मेरिट मार्कशीट शैल बी कंसिडर्ड वाइल वेरीफाइंग द एलिजिबिलिटी। ओके, मतलब जो प्राइमरी मोड में आपका दिया हुआ है, CGPA अगर दिया हुआ है तो CGPA को चेक करेंगे, परसेंटेज अगर प्राइमरी है तो परसेंटेज के हिसाब से ही अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है ना? इन केस बोथ CGPA एंड परसेंटेज आर मेंशन्ड, अगर दोनों मेंशन्ड हैं देन ओनली CGPA वुड बी कंसिडर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर CGPA भी दिया हुआ है और परसेंटेज भी दिया हुआ है आपकी मार्कशीट में, तो ये क्या देखेंगे? CGPA को कंसिडर करेंगे, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको CGPA का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा।
कन्वर्जन फ्रॉम सीजीपीए टू परसेंटेज और वाइस वर्सा गिवन बाई एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट विल नॉट बी अलाउड। मतलब कन्वर्ट नहीं करना है। अगर सीजीपीए और परसेंटेज दोनों ऑलरेडी गिवन है तो ये सीजीपीए ही देखेंगे, परसेंटेज नहीं देखेंगे उस केस में मेनली। ठीक है, अगर परसेंटेज प्राइमरी है तो परसेंटेज देखा जाएगा उस केस में। ओके, और अगर किसी का सीजीपीए 10 पॉइंट स्केल से डिफरेंट है तो लीनियर मैपिंग करी जाएगी, 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से सीजीपीए कैलकुलेट करके उसको माना जाएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग योर एलिजिबिलिटी। नाउ अब क्वेश्चन है फाइनल ईयर का बच्चा इसमें सीसीएमडी में फॉर्म भर सकता है कि नहीं। तो यस, जो भी करंट में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं दे आर एलिजिबल, और उनको 30 सितंबर से पहले अपना जो डिग्री है उसको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपके एजुकेशन है बीटेक की या बीई की, ठीक है, उसको 30 सितंबर से पहले कंप्लीट करना है। साथ में आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा उसके पहले, अभी अप्लाई करते टाइम या जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, अपने जो हेड ऑफ करंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, उसका फॉर्मेट भी सीसीएमडी की वेबसाइट में गिवन है, राइट। तो यहाँ से फॉर्मेट आप डाउनलोड करके एक फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उसको वहाँ से अटेस्ट करा लेंगे अपने कॉलेज से, ठीक है ना, जो भी आपके एचओडी हैं वहाँ से ले लेंगे अटेस्ट करा के, राइट। ये आप सबमिट कर देंगे कि आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट इस 30 सितंबर से पहले आ जाएगा। ये सब आपको उसमें लिखा होगा। ओके, नाउ नंबर ऑफ फॉर्म्स टू बी फिल्ड। देखो आईआईटीज के जब फॉर्म भरते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं फॉर्म भरते भरते, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं। आईआईटी बेंगलुरु का अलग है, ठीक है ना, एमटेक का अलग है, पीएचडी का अलग है, अलग अलग सारे फॉर्म्स हैं। लेकिन सीसीएमटी में आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है बस, यहाँ पे और कोई फॉर्म नहीं भरना, इंडिविजुअली एक ही फॉर्म भरा जाएगा सीसीएमटी के थ्रू जो है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विल देयर बी एनी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। अलॉटमेंट के लिए जैसे आपने देखा होगा अभी आईआईटीज में क्या हुआ कि आपको कभी किसी आईआईटी में बुलाया, कभी किसी आईआईटी में बुलाया, इंटरव्यू हुआ, रिटन हुआ, अलग अलग एक्टिविटी हुई। लेकिन जो सीसीएमडी के एडमिशन्स होते हैं सीसीएमडी के थ्रू, वहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता, वहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। डायरेक्ट केवल और केवल आपका जो गेट स्कोर है और जो एडिशनल उसमें कंडीशन दी हुई है सेम गेट स्कोर होने पे, केवल उसके बेसिस पे ही अलॉटमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जो गेट स्कोर आ चुका है उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चॉइसेस एंड हाउ, भाई कितनी चॉइस हम फिल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं, उसमें चॉइस जो है वो अवेलेबल होंगी। वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, आपको दिखेगा कि कितनी चॉइस अवेलेबल है, आप इधर से इधर उसको ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, राइट। तो चॉइस तो बहुत सारी होती हैं, 200 के अराउंड चॉइस आप भर सकते हो, लेकिन जो चॉइस आप फिल करोगे ना उसमें बहुत केयरफुल रहना है। यही सबसे क्रूशियल चीज़ है जो आप इस वीडियो की आपको समझना है ध्यान से, कि जब भी आप सीसीएमडी की चॉइस फिल करेंगे तो वहाँ पे एक ही फॉर्म में आपकी चॉइस अरेंज करनी है एक्चुअली। तो जो चाहे आपका गेट स्कोर लो है, कितना भी लो है, मीडियम है, हाई है, कुछ भी हो, आप एक पैटर्न फॉलो करना है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है ना, आपको उसी को टॉप पे रखना है। आपको ये नहीं चेक करना कि मेरा स्कोर 300 है तो मुझे तो 300 पे एनआईटी उत्तराखंड ही मिलेगा तो मैं तो बस वही भरूंगा, मैं टॉप पे उसी को रख देता हूं। ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करना है। आप सबसे टॉप पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वही रखना है, ऊपर से नीचे, क्योंकि अलॉटमेंट ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, राइट। तो सबसे पहले एनआईटी तिरुचि बेस्ट माना जाता है। मान लिया आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो सबका ड्रीम होता है एनआईटी तिरुचि में वीएलएसआई मिल जाए, ठीक है। तो आपकी पहली चॉइस, चाहे आपका कोई भी गेट स्कोर है, आपकी पहली चॉइस एनआईटी तिरुचि वीएलएसआई ही होनी चाहिए। दूसरा, आपको सपोज एनआईटी सूरत कल में वीएलएसआई सेकंड नंबर पे अच्छी लगती है तो वही सेकंड नंबर पे रखनी है। ऊपर से नीचे को बेस्ट, उससे कम बेस्ट, उससे कम, ऐसे करके अरेंज करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, दिमाग नहीं चलाना ज़्यादा। कई बच्चे गलती कर देते हैं, बाद में परेशान होते हैं कि मैंने सोचा सर मेरा तो 500 स्कोर है, मुझे तो एनआईटी कुरुक्षेत्र ही मिल सकता है, मुझे कुछ और नहीं मिलेगा, तो मैं उसको नंबर 1 पे रख देता हूँ तो मुझे चांस बढ़ जाएंगे मिलने के। ऐसा नहीं है, ठीक है। एनआईटी कुरुक्षेत्र को टॉप पे नहीं रखना, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनआईटी तिरुचि उसी को ऊपर रखना है। ऊपर से नीचे अरेंज करो, एक प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ती है आपको ध्यान से एवेल्यूशन करके, ठीक है। जैसे जो यूरोपीडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, एनरोल्ड स्टूडेंट, उनको एक प्रॉपर सीट मिलती है यूरोपीडिया की तरफ से चॉइस फिलिंग की, प्रॉपर अरेंज होके, ठीक है, कि आपको इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, राइट। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। और मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगी अलॉटमेंट में, उसमें क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं ये।
तो सिंपल है कि आपका जो सबसे पहले गेट के बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, राइट। लेकिन अगर सपोज 2 स्टूडेंट हैं और उनका गेट स्कोर सेम है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, वो एक दूसरा एडिशनल एक इस पे वो लगा देते हैं क्राइटेरिया। वो क्या है, अगर गेट स्कोर 2 बच्चों के सेम है, कि वो ऑल इंडिया रैंक डिवाइडेड बाई टोटल अपीयरेंस इन दैट गेट पेपर, मतलब जो भी आपकी रैंक है उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो जिसकी ये लोअर वैल्यू आती है ना, उसी को अलॉट करते हैं अगर 2 में कॉन्फ्लिक्ट है तो। अगर सपोज 2 स्टूडेंट की ये दोनों वैल्यूज भी सेम आ रही हैं, उस केस में जो एल्डर होता है, जो बड़ा होता है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है ना, सीनियर को प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाती है, राइट। अगर इनकी दोनों की ये भी सेम है, मतलब एज भी सेम है बिल्कुल, तो उस केस में एक रैंडम नंबर जनरेटर का कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पे। और रैंडम नंबर जनरेट जैसे पाइथन से आप लोग करते हैं, पंडास के अंदर करते हैं, कहीं नंपी में करते हैं, नंपी में, तो रैंडम नंबर जनरेट दोनों के लिए करा जाएगा। उसमें से जिसका लोअर होगा रैंडम नंबर बाई लक है, उसको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लक फैक्टर चलता है, राइट। अब एक क्वेश्चन है कि इज रिजर्वेशन एप्लीकेबल इन सीसीएमटी, मतलब एडमिशन जो होते हैं सीसीएमटी के थ्रू एनआईटीज में, तो यस, जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के, रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से सीट्स रिजर्व्ड हैं, अकॉर्डिंगली ही अलॉटमेंट होता है, ओके। सो रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल देयर, राइट। देन नाउ राउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम फॉर्म फिल करेंगे, फिर रिजल्ट आएंगे, ये मैं डिटेल में बाद में भी डिस्कस करूंगा। हर एक राउंड जब आएगा उसके बारे में वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। अभी एक जनरल सा आइडिया आपको दे रहे हैं रफली। तो इसमें क्या होता है, राउंड्स होते हैं। जैसे पहले रेगुलर राउंड्स होंगे, ठीक है ना, फिर स्पेशल राउंड्स होंगे, फिर नेशनल स्पोर्ट राउंड एनएसआर होते हैं, ठीक है। तो रेगुलर राउंड्स की बात करते हैं। अब इसमें जो रेगुलर राउंड्स होते हैं उसमें फी स्ट्रक्चर क्या है, स्टार्टिंग जो अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी हम पहले रेगुलर राउंड में एंटर करेंगे। जब फॉर्म की डेट आ जाएगी ना, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका, वो क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा सीसीएमटी की वेबसाइट पे। तो जो रजिस्ट्रेशन फी होती है वो होती है इस टाइम पे कितनी है, 3,500 रुपये है। किसके लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ठीक है ना। और 3,000 रुपये है किसके लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, ओके। तो ये रजिस्ट्रेशन फी है 3,500 और 3,000 कैटेगरी के हिसाब से, राइट। ये रिफंडेबल नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपने चॉइस फिलिंग करनी है तो ये आपको पे करना पड़ेगा, ये वापस नहीं होता, रिफंडेबल नहीं है, ओके। उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन कर इतना पैसा जमा करके ऑनलाइन और अपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपने चॉइस फिलिंग कर ली, उसके बाद राउंड 1 का जब रिजल्ट आता है, ठीक है ना, या राउंड 2 का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसमें जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, देखो अगर कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो आप अगले राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाते हो। लेकिन अगर सपोज पहले राउंड में, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि क्या मुझे चॉइस बहुत सारी भर देनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। देखो आप एक लिस्ट बनाओगे कि मुझे ये वाली चॉइस चाहिए, ठीक है, लेकिन आप ऐसी भी लिस्ट बनाओ कि जो आपको नहीं चाहिए। अगर आप कंफर्म हैं कि मुझे इस एनआईटी में, इस ब्रांच में बिल्कुल भी नहीं जाना, ये मुझे नहीं चाहिए, चाहे मिलेगा तब भी नहीं जाऊंगा मैं, अगर आप श्योर हैं, तो ऐसी किसी भी चॉइस को अपनी लिस्ट में ना रखें, ठीक है। अननेसेसरी चॉइसेस लिस्ट में नहीं रखनी है आपको, ओके। केवल जो चॉइस आप श्योर हैं कि अगर मिल गई तो मैं चला जाऊंगा वहां पे, ठीक है, तो वही आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको पहले राउंड में अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट राउंड में जैसे अलॉटमेंट आ गया, कोई भी सीट अलॉट हो गई, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट करना होता है। 30,000 रुपये जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उनके लिए 10,000 है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है किसी रेगुलर राउंड में। ये बाद में आपकी एडजस्ट हो जाती है। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं उस कॉलेज में जो भी आपको अलॉट हुआ है, तो आपकी जो एकेडमिक फी वहां पे रही होगी उसमें ये ट्यूशन फी में एडजस्ट हो जाती है, मतलब आपको वहां पे एडजस्ट हो जाएगी, मतलब आपका पैसा आपका सेफ है, लेकिन डिपॉजिट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद जो रिफंड पॉलिसीज हैं इनकी, उनके बारे में अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, रिफंड रूल सारे डिस्कस करूंगा। रिफंडेबल होता है, बाद में रिफंड होता है। अगर मान लिया कोई सीट मिल गई आपने, बाद में किसी वजह से नहीं ली, तो रिफंडेबल है, ये 30,000 रिफंडेबल है, लेकिन ये लेट रिफंड आता है, दिसंबर में जाके रिफंड आएगा, याद रखना, दिसंबर जनवरी में, ओके। और जैसे ही 3 राउंड फिनिश हो जाते हैं, ठीक है ना, अब 3 राउंड फिनिश होने के बाद जो तीनों रेगुलर राउंड फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक और फी डिपॉजिट करनी होती है जिसको बोला जाता है पार्शियल एडमिशन फी। मतलब उस कॉलेज में जो आपको मिला हुआ है, अगर आप उस कॉलेज को अपने पास रखते हो, ठीक है ना, और तो आपको पीएफ डिपॉजिट करना होता है। आप चाहते हो कि ये मेरे पास रहे, तो पीएफ और डिपॉजिट करना पड़ेगा श्योर करने के लिए कि हाँ मुझे चाहिए कॉलेज ये, ठीक है।
तो पार्शियल एडमिशन फी कितना है? 10,000 जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और 5,000 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगले राउंड में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले राउंड का क्या प्रोसीजर है ये मैं आपको बता देता हूं। स्पेशल राउंड्स होंगे, 2 स्पेशल राउंड है, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, ठीक है। तो यहां पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है फिर से, ओके। जैसे पहले आपने भले रेगुलर राउंड में किया होगा, लेकिन अगर आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भले आपके पास एक सीट आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, एक आपके पास ऑफर आ चुका है, वो आपने रखा हुआ है अभी, ठीक है, उसके बावजूद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन गो इनटू द स्पेशल राउंड। उसके लिए आपको फ्रेश इतना पैसा जमा करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन में, राइट। और उसके बाद साथ में अगर आपने पहले इस रजिस्ट्रेशन से पहले आपको रेगुलर राउंड में कोई सीट नहीं मिली है और आपने वो 30,000 और 10,000 जमा नहीं किया है, जो सीट एक्सेप्टेंस फी है और पार्शियल एडमिशन फी है, अगर वो रेगुलर राउंड में आपका डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये 40,000 भी डिपॉजिट वहां पे करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप SC ST भी हैं तो आपको 15,000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। क्लियर? अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे किसी बच्चे ने उसको रेगुलर राउंड में मिला था, 1 या 2 या 3 राउंड में कुछ मिला है, कोई ऑफर मिला है, और उसने 30,000 रुपए ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखे हैं, उसके बाद उसने 10,000 पार्शियल एडमिशन फी भी डिपॉजिट कर रखी है, तो उसका तो 40,000 CCMD के खाते में चला गया ना, तो उसको ये 40,000 उस केस में डिपॉजिट नहीं करना वापस। ऐसा नहीं कि 40 + 40 80 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, आपका ऑलरेडी 40 पहुंच चुका है, दैट्स इट। आप बस ये 3,500 रुपए जमा करोगे, आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर लोगे, ओके। और इसके 2 राउंड्स होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंगली आप जो भी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी आप जो डिसीजन लेने होते हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। रिटेन एंड वेट करना है, फ्रीज करना है, क्या करना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी तो हम पहले पूरा एक जनरल ओवरव्यू समझ रहे हैं, राइट। और लास्ट में फिर हम चलते हैं नेशनल स्पोर्ट राउंड के लिए, NSR के लिए। तो जो नेशनल स्पोर्ट राउंड्स होते हैं, अब इनके लिए फिर से आपको अगेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 3,500 रुपए फिर देने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। अगर ऑलरेडी किया हुआ है आपने पहले, तब भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है यहाँ पे, ओके। और उसके बाद 40,000 रुपए अगर पहले डिपॉजिट कर रखे हैं तो ये नहीं करना। अगर अभी पहली बार कर रहे हो, मतलब कोई डायरेक्टली इसी में आ रहा है सीधा, कोई बच्चा वो सोच रहा है कि पहले रेगुलर राउंड में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है ना, मैं सीधा पार्टिसिपेट करूंगा NSR में, तो उस केस में उसको ये 40,000 या 15,000 कैटेगरी के हिसाब से डिपॉजिट करना पड़ेगा, ओके। सो ये है सिस्टम, फी स्ट्रक्चर जो डिपॉजिट करना पड़ता है हमें। बाकी जो एकेडमिक फी होगी कॉलेज की वो बाद में डिसाइड होगी, जो बैलेंस होगा रिमेनिंग वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। और पैसा सारा रिफंडेबल है, ये कुछ पैसा डिडक्ट होता है 1,000 2,000, केवल ये वाला जो रजिस्ट्रेशन वाला है ये रिफंड नहीं होता, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला। बाकी ये 30,000 10,000 ये रिफंडेबल है, इसमें से 2,000 या 1,000 कटता है, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, ओके। सो आई होप आपको जो जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी CCMD के बारे में वो इस वीडियो के थ्रू मिली है। आगे हम और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।